हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है उसमें मैथ्स 2 का 7th चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे ज़्यादा आपको इसको इलॉबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी सारे चैप्टर्स हैं आपके, अगर मैं 2 चैप्टर्स को लिस्ट करूँ जो सबसे ईजीएस्ट होंगे बुक के अंदर, वो उसमें सबसे पहले जो आता है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है और जो सेकेंड आता है वो आपका बाइनोमियल है। तो ये दोनों चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। मैं आपको जिस तरह से अभी ये पढ़ाने वाला हूँ, मैं बहुत ही आपको एकदम कंसाइज मैनर में पढ़ाऊँगा। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इन चीज़ों के। आज हम इस वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 8 तक देखेंगे और उससे रिलेटेड ही कंसेप्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। हालांकि कंसेप्ट आगे होंगे, हम सारे कंसेप्ट को आज कवर नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 8 तक जितने कंसेप्ट है सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे और उसी को करेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। नाम लिखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम सब ने ऑलरेडी इसका नाम तो पहले ही सुन चुका है, प्रोबेबिलिटी। हम सब ने क्लास 10th में, किसी ने क्लास 9th में, आप जिस भी बोर्ड से आए होंगे उस बोर्ड से आपने प्रोबेबिलिटी को अपने हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड या लेवल पर सुना होगा प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब जब हम प्रोबेबिलिटी को लेकर आते हैं, यानी कि किसी चीज़ के हम चांसेस को निकालते हैं, हम एक डेटा को देखते हैं और इस डेटा को देखने के बाद हम उसके चांसेस को प्रिडिक्ट करते हैं, वो हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। मैं यहाँ पर एक वर्ड आपको बताना चाहूँगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक वर्ड है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो होता है रैंडमनेस। मैंने क्या कहा? रैंडमनेस। रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब होता है जब चीजें हमारे आसपास में या जो चीज को हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो फिक्स ना हो तो वो किस स्पेस में आ जाती है? एक रैंडम स्पेस में आ जाती है। याद रखना, पूरे प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है, ये जितने भी कंसेप्ट है, ये सारे के सारे रैंडमनेस पर डिपेंड करते हैं। अगर रैंडमनेस ना हो तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को पिक्चर में ला ही नहीं सकते। तो रैंडमनेस का होना बहुत जरूरी है। उसी से रिलेटेड हमारा पहला कंसेप्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल कहते हैं। हम सबने वेरिएबल का नाम तो सुना है, हम मैथ्स में वेरिएबल को तो पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या अलग होता है वेरिएबल में और रैंडम वेरिएबल में, जो हम प्रोबेबिलिटी में एक वेरिएबल को रैंडम वेरिएबल में लेकर आते हैं? सबसे पहली बात, आपने अगेन क्लास 10th में कुछ देखा होगा, जब हम प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं तो सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बराबर है? अगर मैं याद दिला दूं तो एक कॉइन का टॉस करना आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, 2 कॉइन का टॉस करना भी एक एक्सपेरिमेंट है, डाई को रोल करना, 2 डाई को रोल करना, ये भी आपके लिए क्या एक एक्सपेरिमेंट है, बराबर? उस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास क्या आता है? उस एक्सपेरिमेंट से हम उसके सारे सेट के आउटकम्स निकालते हैं, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं, बराबर है? ठीक है, हम कहाँ पर आ गए? सैंपल स्पेस पर आ गए। हमने कहाँ से शुरू किया? प्रोबेबिलिटी से। और प्रोबेबिलिटी हमेशा किससे लिंक होता है? रैंडमनेस से लिंक होता है, बराबर? अब यहाँ देखो, अब जब हमने सैंपल स्पेस ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 2 डाई को थ्रो किया और मेरे पास सैंपल स्पेस मुझे मालूम है, 2 डाई को थ्रो करते तो 1 1 से लेके मेरे पास सैंपल स्पेस कहाँ तक आएगा? 6 6 तक सैंपल स्पेस आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं एक वेरिएबल को यहाँ डिफाइन करता हूँ। मैं थोड़े आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रैंडम वेरिएबल हमेशा जो है उसको हम कैपिटल लेटर में या अपर केस लेटर जो कहते हैं हम उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल वेरिएबल को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एक्स लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, एक्स या स्मॉल वाई ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है। स्टैटिस्टिक्स में कैपिटल यानी अपर केस और लोअर केस के अपने अपने सेपरेट मीनिंग होते हैं, तो आप लोअर केस और अपर केस को सेम ना समझें। तो हम कहाँ पढ़ते हैं? हम यहाँ पढ़ते हैं कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी को लिया तो प्रोबेबिलिटी से हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया बेसिकली, उसके अंदर हमें कहाँ से लिंक हुआ? वो रैंडमनेस से लिंक होता है, यानी कि चीज़ें एक रैंडम फैशन में होती है, उससे लिंक होता है। अब मैं यहाँ पर 2 डाई का एग्जांपल जब मैंने लिया तो मैंने कहा कि मेरे पास एक सैंपल स्पेस आ गया। अब मैं एक रैंडम वेरिएबल x यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि इस रैंडम वेरिएबल x में वही नंबर आएंगे जिनको ऐड कर कर क्या आएगा? मेरे को ऐड करके 11 मिलेगा। यानी कि जैसे कि एक नंबर हो गया मेरे पास 5 6, इनको ऐड करिए मुझे क्या मिलेगा? 11। 6 5, इनको ऐड करिए क्या मिलेगा? मुझे 11 मिलेगा। और मैं इस x को कहूँगा रैंडम वेरिएबल। क्यों मैं इसे रैंडम वेरिएबल कहूँगा? ये सुनो, क्योंकि हमने इस वेरिएबल की शुरुआत कहाँ से करी? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से करी और इसको एक सेट ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज मिल सकते हैं, जैसे कि 5 6 या 6 5, है ना?
इसके माने कि मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। और ये पूरा मिलाकर क्या बनता है, रैंडम वेरिएबल बनता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन पर जाओगे इसको 2 लाइन में समझने के तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो उससे बेहतर है इसको समझ लेना ऐसे। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली होता क्या है, जब हम एक एक्सपेरिमेंट को करते हैं वो ऑलरेडी एक रैंडम नेचर में होता है, उससे जो आउटकम्स आते हैं उसके काफ़ी सारे मतलब सेट्स आ सकते हैं, उसके काफ़ी सारे वेरिएबल वैल्यूज आ सकते हैं, और ये मिलाकर हमें क्या बनता है, रैंडम वेरिएबल बनता है। अब रैंडम वेरिएबल के बेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। मैं इसको बहुत ही छोटे से मतलब छोटी सी लाइन में समझा देता हूँ, काफ़ी आसान है। डिस्क्रीट यानी कि याद रखना ये काउंटेबल होगा, या इसकी फाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और सॉरी ये कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस के अंदर इसे हम नॉन फाइनाइट भी कह सकते हैं। मैं एग्जांपल देके क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसको काफ़ी आसानी से समझ लेना। अगर मैं एक सेट ऑफ इंटीजर्स की वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे कि अगर मैंने कहा एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो किसी क्लासरूम में स्टूडेंट 25 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। क्या किसी क्लासरूम में स्टूडेंट 200.5 हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज जो होती है वो किस में आती है, डिस्क्रीट में आती है। कंटिन्यूअस में कौन सी वैल्यूज आएगी, कंटिन्यूअस में वो वैल्यूज आएगी जिनकी वैल्यूज हम डेसिमल में या फ्रैक्शन में ले सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे की हाइट का लेना, अब किसी बच्चे की हाइट हो सकती है ना समथिंग पॉइंट, लाइक सपोज करो 3.2 है या समथिंग कुछ ऐसी है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस मैनर में आता है। सपोज करो किसी बिल्डिंग की हाइट को लेना, तो ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आ गया, ओके। तो ये 2 टाइप्स हो गए, एक डिस्क्रीट हो गया और एक क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। काफी सिंपल है, ओके। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तीसरा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पर आते हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इतना तो समझा होगा, जो चाहिए उसका नोट्स बना लो। अब आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में क्या है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है आपका, इसको देखोगे पीएमएफ जिसे हम कहते हैं। अब तक क्लास 10 में आपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी पढ़ी और आपने प्रोबेबिलिटी सपोज करो एक रैंडम वेरिएबल या एक पॉइंट पर निकाली, x = 1 पर निकाली। अगर सपोज करो मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि मुझे उस एक्सपेरिमेंट में 5 पॉइंट पे एट ए टाइम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब मैं कहूँगा x = 1 से लेकर x = 2 अब टू मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ, x = 5 तक जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कितनी बार प्रोबेबिलिटी को कंसीडर किया, 5 बार कंसीडर किया। तो ये क्या बन जाएगा, अगर सबको ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा समेशन रैंडम वेरिएबल x 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। प्रोबेबिलिटी x = क्या आ जाएगा, xi आ जाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, पीएमएफ कहलाएगा, समझे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और किसी भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को जब ऐड करते हैं, सबसे ज़रूरी बात, आप कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को ऐड करेंगे तो समेशन हमेशा कितना होगा, 1, क्योंकि हम उस पूरी प्रोबेबिलिटी को अलग अलग इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। और हमारे प्रोबेबिलिटी का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि आप जब चीज़ों को ऐड करेंगे तो उन सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करने के बाद हमेशा आपको क्या आंसर आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर वो आंसर आपका 1 नहीं आ रहा है तो यानी कि आपका वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आई रिपीट, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो सकता है पर प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है। आई रिपीट इट अगेन, रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। आप चाहे एक रैंडम वेरिएबल x = -1 पर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे तो वो प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, बट रैंडम वेरिएबल नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो चलता है। होप सो इतना आइडिया क्लियर होगा। अगर ये सब क्लियर है तो मैं आपके पहले क्वेश्चन पर जाना चाहूँगा। अभी मैं आपके पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहले ही क्वेश्चन पर आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है जो पीछे, उसके अंदर नेगेटिव जो पॉसिबल वैल्यूज है वो भी दिया हुआ है। तो अगर आप चाहे तो उस मैनर में लिखे उसको, जो भी जस्टिफाइड होगा आगे आगे बाद में जो क्लैरिफिकेशन आएगा। फिलहाल मेरी तरफ से जो क्लैरिफिकेशन है उसमें आपको पॉजिटिव वैल्यू भी कंसिडर करनी है। आप प्रॉब्लम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या है वो। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 है हमारा। 7.1 हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला सवाल देखो, पहला सवाल कह रहा क्या है, वो ये कह रहा है कि लेट x represents the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x?
एक कॉइन है उसको 6 बार आपने टॉस किया है, आपको ये बताना है, डिफरेंस निकालना है कि उसके डिफरेंस में क्या निकालना है आपको, कि नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का डिफरेंस निकालना है आपको। मतलब अगर आपने कॉइन टॉस किया तो क्या क्या केसेस पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उस कॉइन पर 6 बार टॉस किया, 6 बार हेड आ गया, तुम्हारी किस्मत बुरी हो सकती है, ठीक है। तो 6 बार हेड आ गया, एक भी बार टेल नहीं आया। फिर आपने उछाला उसको, 5 बार हेड आ गया, एक बार टेल आ गया। तो यानी कि यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे, अगर पहले वाले में 6 बार हेड था और 0 बार टेल था तो डिफरेंस कितना आएगा, हेड और टेल का 6 का आएगा। दूसरे वाले में 5 बार हेड था, एक बार टेल था, डिफरेंस निकाल दो, 5 - 1 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते जाना है। होप सो समझा होगा। इन सारे प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना, पहले आप रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे कि रैंडम वेरिएबल है क्या। तो यहाँ पर है क्या, एक्स क्या है, ऐसे लिखना है, एक्स क्या है ऐसे लिखा जाता है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स, डिफरेंस between the number of heads and tails when a coin is tossed, when a coin is tossed 6 times, एक कॉइन को आपने 6 दफे टॉस किया है, ठीक है। केसेस देखते हैं, तो जो केसेस हमारे बनेंगे वो कुछ केसेस ऐसे बन सकते हैं। आपको देखो डिफरेंस इसमें नंबर ऑफ हेड्स और टेल, यानी कि हेड माइनस टेल करना है। केसेस क्या होंगे, केसेस आपके होंगे, पहला हो सकता है 6 हेड हो 0 टेल हो, ये ओटी मत पढ़ लेना, ये 0 लिखा हुआ है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6 - 0 होगा, कितना आंसर आएगा, 6 आएगा। एक पॉसिबिलिटी है, ये मैंने मॉड में लिखा है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से होगा तो मॉड नहीं है और नेगेटिव वैल्यू भी दिया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक से मैच करना है तो मैं मॉड हटा दूंगा तो वो वैल्यूज आ जाएगी, तो उसको भी लिख सकते हैं। या तो 5 हेड हो सकता है, 5 बार हेड आ गया और एक बार टेल आ गया, तो अगर ये लिया तो क्या होगा बताओ, 5 - 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। या तो ये हो सकता है 4 हेड आ जाए 2 टेल आ जाए, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या तो 3 हेड आ जाए और 3 टेल आ जाए, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5वां केस देख लो, 2 हेड हो जाए 4 टेल हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। सो 2 - 4, यहाँ पर अगर मॉड नहीं होगा तो -2 आएगा, पर हमने मॉड लिया है तो यहाँ पर इसलिए हम 2 लिखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा 6th वाला, 1 हेड हो जाए 5 टेल हो जाए, तो अगेन 1 - 5 हो जाएगा, 1 - 5 -4 आएगा, तो उसको 4 लिखेंगे अगर हमने मॉड को कंसिडर किया तो। उसके बाद हम और एक केस जाएंगे, 0 हेड हो जाए 6 टेल हो जाए, इसको निकालेंगे तो 0 - 6 आएगा, मॉड में तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, देखो एक आंसर जो हमने यहाँ से निकाला उसको देखते हैं। 6 से 4 है, 2 है, 0 है, 2 4 6 रिपीट हो रहा है, तो एक आंसर हो सकता है इसका 6 4 2 0, ये लाइन से लिखो तो, या टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखो और इसको हटा दो तो उसका दूसरा आंसर ये हो सकता है 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 0 हो सकता है। ये इसको लोगे तो ये -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, ठीक है। इसको लाइन से लिखना चाहो तो लाइन से लिखना, ठीक है। तो ये बात समझने आई होगी आपको, जिस भी तरह से जस्टिफाइबल रहेगा आगे जाके ये नियर फ्यूचर में देखते हैं क्या करेक्शन होता है और क्या नहीं होता है, तो उस हिसाब से आप आंसर लिख सकते हो। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी आपके सामने लिख दी। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देखो। सेकेंड क्वेश्चन ये है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। हाँ एक अर्न है, उसके अंदर क्या है, 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल है।
2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स को निकालो उसमें से, मतलब एक डब्बा है, 5 रेड 2 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल को रैंडमली निकालो, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, x क्या डिनोट करता है कि ब्लैक बॉल्स ही निकलने चाहिए। व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी ये पता लगाना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, x को डिफाइन करेंगे, है ना। पैटर्न याद रखोगे, पैटर्न क्या है, पैटर्न मत भूलो। तो क्या है इसमें लिखेंगे क्या है, x क्या होगा, डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है, x नंबर ऑफ black balls selected from the urn, ठीक है, इतना बता, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होगा, अब आपको क्या करना है, 7 बॉल में से 2 बॉल को उठाने। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है आपके पास, ये तो ये हो सकता है कि आपके पास दोनों रेड आ जाए और 0 क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए। इसका ये इम्प्लाई क्या करता है, x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, क्योंकि x क्या बोलता है कि बॉल सिलेक्ट होने चाहिए, बराबर। अब दोनों रेड ले लोगे तो एक भी बॉल नहीं आएगा। अगर सपोज करो एक रेड ले लिया हमने, तो 2 ही बॉल सिलेक्ट करनी ना टोटल, तो एक रेड ले लिया तो ब्लैक मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 रेड हो जाए, 0 रेड हो जाए और 2 ब्लैक हो जाए, तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर है। यानी कि x के पॉसिबल वैल्यू क्या होंगे, 0 1 2, या तो एक भी ब्लैक बॉल नहीं सिलेक्ट होगा, या तो एक ब्लैक बॉल या तो 2, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 0 1 एंड 2। होपफुली समझ में आया होगा, काफी आसान प्रॉब्लम था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड में कुछ क्वेश्चन आप भी कर लेंगे खुद से, ठीक है, मैं सारे के सारे नहीं बताऊंगा, काफी आसान है उसके अंदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टोटल 6 क्वेश्चन है। आपको प्रूफ देखो बताना क्या है, स्टेट विच द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इनमें से कौन से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है, तो हम एक एक करके जाएंगे और देखें। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होने की 2 कंडीशन याद रखो। सबसे पहले तो ऐड होकर 1 आना चाहिए, दूसरा प्रोबेबिलिटी में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐड होकर 1 आना चाहिए, इसका मतलब क्या, ऐड होकर इज इक्वल टू 1 हो, ना 1 से कम हो ना 1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको x की 3 वैल्यू है। x का वैल्यू 0 पर है, x का वैल्यू 1 पर है और x का वैल्यू कहाँ पर है, 2 पर है, बराबर। तो x का वैल्यू 0 पर क्या है, आपको 0.4 है, 1 पर क्या है 0.4 है, 2 पर क्या है 0.2 है। इन सबको ऐड करें कितना होगा 0.8 और ये 0.2 कितना होगा 1 होगा, हाँ। देयरफॉर इट इज ए पीएमएफ, देयरफॉर रैंडम वेरिएबल x ऐसे लिख लो, देयरफॉर रैंडम वेरिएबल x इज ए पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। समझ में आया होगा, काफी सिंपल है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसको ऐड करने से पहले सेकेंड वाले में ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 का वैल्यू क्या बताओ। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 का वैल्यू -0.1 है, और मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आती, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस x इज इक्वल टू 3 इज नेगेटिव, तो देयरफॉर रैंडम वेरिएबल x इज नॉट ए पीएमएफ, ये पीएमएफ आपका नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। थर्ड वाला देखो, खुद से कर सकते हो थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाला काफी सिंपल है ना, मैं इधर बता देता हूँ। थर्ड वाले के लिए x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 2 है। इन सबको ऐड करो। x इक्वल टू 0 पर क्या है 0.1, 0.6, 0.3, ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अगर ऐड करके 1 आ रहा है तो देयरफॉर रैंडम वेरिएबल x क्या है, इज ए पीएमएफ, ठीक है, ये क्या होगा पीएमएफ होगा। होपफुली समझ में आया होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 में सबको ऐड करो, देखो वन आता है क्या, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है तो सबको ऐड करके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऐड करना है, डायरेक्टली देख लो 0 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू -1 है, तो वो देखकर मत बोलना कि सर ये पीएमएफ नहीं होगा। मैंने कहा था रैंडम वेरिएबल नेगेटिव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। वो रैंडम वेरिएबल -1 चलेगा, उस पर चेक कर सकते हैं आप। तो फिफ्थ वाले में अगर देखेंगे तो 0.6, 0.2 और 0.1 है, ऐड करके 0.9 हो रहा है, तो वो भी पीएमएफ नहीं होगा क्योंकि क्या है, लेस देन 1 है। तो उसका आंसर ये वाला मत देना कि वो नेगेटिव है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला आप ही को चेक करना है, वो 0.3, 0.3 और 0.4 है, तो वो पीएमएफ होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ अ कॉइन, इन 3 कॉइन्स एंड इन 4 कॉइन्स। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अगर आप कॉइन को क्या करेंगे, टॉस करेंगे 2 बार, 3 बार और 4 बार, मतलब एक कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया, मतलब 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर दिया, 3 कॉइन को टॉस कर दिया और 4 कॉइन को टॉस कर दिया आपने, ठीक है। तो आपको उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है आपको। तो अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए आप करेंगे क्या, ये देखो। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसके अंदर आपको x क्या डिफाइन होगा, आपको उन कॉइन्स को जब आप टॉस करेंगे तो आपको हेड्स देखना है कि हेड्स कितनी बार आता है। तो आप x क्या लेंगे बताओ, रैंडम वेरिएबल x क्या होगा बताओ, x, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स व्हेन, फिर पहला केस लेते हैं, नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे, कैसे आएंगे, वो पता लगाते हैं। आसानी के लिए सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, HH, TH, HT एंड TT, बराबर है। अब हमारा x क्या वैल्यू ले सकता है, या तो हेड एक भी बार नहीं आएगा, या तो एक बार आएगा, या तो हेड कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, तो P ऑफ x निकाल दो। इसका 4 है टोटल, तो अपॉन में क्या आएगा, सब जगह कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। एक भी बार हेड नहीं आ रहा है, वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। एक बार हेड आ रहा है, वहाँ कहाँ है, यहाँ 2 बार है। और 2 बार हेड आ रहा है, कितनी बार है, 1 बार है। ये आपका पहला केस हो गया, ठीक है। होपफुली आपको ये समझा होगा। दूसरा देखते हैं। अब उसने कहा कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, कितने कॉइन टॉस किए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन को आपने टॉस किया है, तो 3 कॉइन को टॉस करने पर क्या होगा, 3 कॉइन को टॉस करने पर सैंपल स्पेस कैसे बनाते, 3 कॉइन के लिए आप जैसे बनाते हो वैसे बनाओ। मैं ऐसे बनाता हूँ, पहले 2 कॉइन वाला सैंपल स्पेस लिखा करो, HH, TH, HT, TT, यहाँ पर भी HH, TH, HT एंड TT। यहाँ पर H लिखेंगे, यहाँ भी H लिखेंगे, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ T और यहाँ T। सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होगा बताओ, x रैंडम वेरिएबल कौन सी ले सकता है, x या तो 0 होगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3 बार भी तो h आ रहा है ना, ठीक है। 3 बार h आ रहा है, वहाँ पर वो देखना है। प्रोबेबिलिटी x निकालनी है, ठीक है। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, टोटल 8 है। तो सबके डिवाइड में क्या आएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ भी 8 आ जाएगी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। एक भी बार हेड नहीं है, कितना है, 1 है। एक बार हेड है, और ये भी देख लो 3 बार हेड, इसमें वो एक ही बार है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 लिख देंगे हम लोग। अब देखो एक बार हेड कितनों में आ रहा है, जिसमें सिर्फ एक बार हेड आ रहा है, तो इसमें तो 3 बार है, इसमें 2 बार हेड है, इसमें 2 बार हेड है, 1 बार हेड हो रहा है, तो 1 हो गया है। फिर इसमें 2 बार है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये 3 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया 3, तो ये देख लो 3 + 1 4, 4 + 1 5, टोटल 8 है, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। क्रॉस चेक कर लो, जहाँ पर 2 बार हेड आ रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, यहाँ पर ये 3 हो गया यहाँ पर, और ये तुम्हारा 4th वाला कहाँ पर है, 4th देखो, सॉरी ये 1, यहाँ पर तुम्हारा ये 2nd वाला आ गया,
ये यहाँ पर तुम्हारा थर्ड वाला आ गया, तो 3 हो गए तुम्हारे, ये तीनों मिलाकर ये 3 वाले, ठीक है। तो अगर 3 कॉइन टॉस करोगे तो तुम्हारा इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। 3 कॉइन तक तो हमें आता है, जब 4 कॉइन टॉस होते हैं तो उसका सैंपल स्पेस कैसे बनता है पहले वो देखो। तो 4 कॉइन टॉस जब होते हैं तो उसका सैंपल स्पेस बनने के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसका सैंपल स्पेस कैसे बनता है। तो देखो 4 कॉइन जब टॉस होंगे तो क्या होगा, तो उसका सैंपल स्पेस बनाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले उसके टोटल 16 आउटकम्स होंगे, ठीक है। हम ऐसे समझाने के लिए लिखता हूँ, कॉइन 1 है, यहाँ कॉइन 2 है, यहाँ कॉइन 3 है, यहाँ कॉइन 4 है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 तक होगा। और फिर इसी को कंटिन्यू करना है यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, मतलब जब कॉइन टॉस होता है तो आपको ये करना है, ठीक है। तो ये 8 हो गया। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, 8 हो गया था। फिर यहाँ पे आएगा 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। सबसे पहले फर्स्ट कॉइन के लिए आप कैसे लिखेंगे? फर्स्ट कॉइन के लिए 8 बार आप हेड लिखो, मतलब ये पूरा लाइन जो है हेड से फिलअप करो। यहाँ पर 8 बार टेल लिखो, मतलब वहां फर्स्ट कॉइन के लिए था, अब यहाँ पर टेल लिखो। सेकेंड कॉइन के लिए आप क्या करेंगे, 4 बार हेड लिखेंगे, स्टार्टिंग के 4 बार हेड लिखेंगे और फिर 4 बार टेल लिखेंगे। सेम इधर भी करेंगे, 4 बार आप हेड लिखेंगे और 4 बार आप क्या लिखेंगे, टेल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके बाद ये होने के बाद आप क्या करेंगे, अब ये 4 बार हो गया, अब 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है। यहाँ तक होने गया। इसमें क्या लिखेंगे, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। फिर यहाँ पर हेड टेल, फिर यहाँ पर क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। इस तरह से बनेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट में जब मैं बोर्ड रब कर दूंगा तो मैं डायरेक्टली ये लिख कर दिखा दूंगा। तो अब आपका सैंपल स्पेस कैसा बनेगा वो सुनो। 4 कॉइन का पहला सैंपल स्पेस बनेगा एच 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 का। सेकेंड सैंपल स्पेस में क्या आएगा, कॉमा, फिर क्या आएगा एच 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 टी, फिर क्या आएगा एच एच टी एच, फिर आएगा एच एच टी टी, ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हम मिटाकर जो लिखेंगे वो देखेंगे, ठीक है। ऐसा दिखाई देगा आपको, टोटल 16 एलिमेंट्स दिखाई देंगे उस सैंपल स्पेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर्स लिखा है इसका मतलब क्या है, मैंने इस नंबर्स को इसीलिए लिख लिया, लिखते वक्त वरना बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। यानी कि यहाँ पर 4 हेड्स हैं, यहाँ 3 हेड्स हैं, हेड्स की काउंटिंग लिख ली क्योंकि हमें हेड्स की काउंटिंग चाहिए। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, या तो कोई हेड आए नहीं, या तो 1 हेड, या तो 2 हेड, या तो 3 हेड, या तो 4 हेड। फिर यहाँ पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा एक्स का, क्योंकि ये सारे के सारे टोटल 16 है तो सबके अपॉन में क्या होगा, 16 होगा, तो वो भी लिख दो ताकि कैलकुलेशन के लिए बाद में आसानी हो जाए। अब इसके बाद कैलकुलेट कर लो, एक भी बार हेड नहीं है वो कौन है, यहाँ पर है। 4 बार हेड है वो कौन सा है, एक ही है, तो ये काउंट हो गया, बराबर। अब बचा इनका कैलकुलेशन, जहां जहां पर 1 है वो काउंट कर लो। देखो यहाँ पर 1 कहाँ पर, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर आपको एक 1 दिखाई दिया, फिर यहाँ पे आपको 2 दिखाई दिया, यहाँ 3 और यहाँ पर 4, तो ये 4 आ जाएगा। फिर से देख लो, 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पर 4 है। अब 2 वाले देख लो, 2 वाले कितने, पहली लाइन में 2 वाला ये 1 है, फिर ये 2 हो गए, ये 3 हो गया 2 वाला, ये 4 हो गया 2 वाला, और ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 3 हेड वाले देखो कितने, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है, ये 4 है, बस 4 है। काउंट कर लो, देखो 16 होना चाहिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपके इस बोर्ड पर आपको नजर आ रहे हैं। क्या हो गया, तो 6 + 4 10 हो गया, 6 + 4 10, 10 + 4 14,
14 और ये 115 और ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा अभी। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। यानी इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या था, हमें ये देखना था कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या सैंपल स्पेस और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 3 कॉइन के लिए और वैसे ही 4 कॉइन के लिए। तो एग्जाम में ये आएगा, थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, तो ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब जाएंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये देखो। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझने आया होगा आपको। पीछे आंसर जो है ना वो सिंपल फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको कट करके सिंपल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, पर मैं हमेशा मानकर चलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी के आंसर्स को सिंपल फ्रैक्शन में नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उसको सिंपल फ्रैक्शन में नहीं किया है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई where a success is defined as a number greater than 4 appear at least one of the die। मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में आप अगर 2 कॉइन को टॉस कर रहे हो तो उसका सैंपल स्पेस बनाना है। ठीक है, वो क्लासिक सैंपल स्पेस तो आपको आता ही होगा बनाने के लिए। तो 1 1 1 2 1 3 1 4, पहले तो इसका सैंपल स्पेस बना दो, फिर क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, it's kind of a tedious process। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and last line 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब हमारा सवाल ये है, अब हमारा सवाल ये कह रहा है कि हमें ऐसे x की वैल्यूज निकालनी है जिसमें से दोनों डाई पर, देखो पहले डाई पर जैसे यहाँ 1 आ रहा है, दूसरे डाई पर भी 1 आ रहा है, जैसे यहाँ पर पहले डाई पर 4 आ रहा है, दूसरे डाई पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए डाई पर जो कि 4 से क्या हो, बड़ा हो, चाहे वो एक डाई पर आए, चाहे 2 डाई पर आए, चाहे दोनों डाई पर नहीं है, मतलब हमारी पॉसिबिलिटी सारी लेनी है। तो हमारा x है क्या, हमारा x ऐसा नंबर होगा जो डाई पर आएगा और जो क्या हो एटलीस्ट 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम x क्या लेंगे, पहले हम x डिफाइन कर लेते हैं कि x क्या होगा। तो x हमें यहाँ पर ये लेना है, सक्सेस जो होता है नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन अ डाई, नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर, 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए। ठीक है, अपीयर ऑन दी डाई, उस डाई पर 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो x की प्रोबेबल वैल्यूज क्या हो सकती है, x की प्रोबेबल वैल्यू या तो ये हो सकती है कि दोनों डाई पर 4 से बड़ा कोई नंबर ही ना हो, मतलब दोनों डाई पर 4 से छोटा नंबर है, जैसे कि इस केस में 1 1 दोनों 4 से छोटे, 1 2 दोनों 4 से छोटे, 1 3 दोनों 4 से छोटे, ऐसे। या तो कोई एक नंबर हो जो 4 से बड़ा हो, जैसे कि इस केस में 2 5, ये नंबर जो है 4 से बड़ा है यहाँ पर और एक नंबर 4 से छोटा है, 2 6 हो गया। या तो दोनों नंबर 4 से बड़े हो, जैसे कि 5 5 5 6 6 5 6 6। टोटल कितने हैं, 36 है, तो यहाँ 36 लिख दो, यहाँ भी क्या लिख दो 36 लिख दो, यहाँ भी क्या लिख दो 36 लिख दो। अब चलो ऐसे नंबर्स को तलाश करो, ऐसे नंबर्स को ढूंढो जो कि जिसके अंदर दोनों नंबर 4 से छोटे, जैसे कि यहाँ पर दोनों नंबर 4 से छोटे 1 2 3 4, यहाँ पर आओगे तो 5 आ रहा है 4 से बड़ा हो गया, यहाँ पे 6 आ रहा है 4 से बड़ा हो गया, तो ये 4 नंबर हो गए। वैसे यहाँ पर देखोगे तो ये 4 ये 8 हो गए, ये 4 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, और ये 4 कितने हो जाएंगे 16। यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ एक नंबर बड़ा है ना 4 से, हम 0 की काउंटिंग कर रहे हैं, याद है दोनों नंबर क्या होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए। तो 4 8 12 और ये 16, तो यहाँ पर 16 आ गया। अब जरा इसको देख लो, यहाँ पर देख लो, ये 20 वाला काफी आसानी से आ जाएगा, दोनों नंबर 4 से बड़े होने चाहिए। तो वो केस सिर्फ यहाँ पर है 5 5 5 6 6 5 और
6 6, तो ये 4 हो गया। बताओ 16 और 4 कितना होता है 20, टोटल 36 थे, तो 20 यहाँ निकाल दिए, तो बाकी बचे कितने 16 का आएंगे, यहाँ पर आएंगे। आप चाहे तो गिनकर चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। एक बल्ब का लॉट है जिसमें 30 बल्ब हैं, उसमें 6 डिफेक्टिव बल्ब हैं। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पर 4 बल्ब को लिया जाता है विद रिप्लेसमेंट, मतलब उस बल्ब को निकाला गया, एक ले लिया बल्ब को, फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया वहीं पर रख दिया गया फिर से। मतलब आपने एक बल्ब चूज किया 30 में से, अब वो 29 नहीं होगा, ठीक है। आप फिर उसको रिप्लेस कर दो, फिर वहां पर एक को रख दो। अच्छा आगे क्या दिया हुआ है, आगे ये दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आपको कितने मिलेंगे ये आपको बताना है। हम लोग आउट ऑफ 30 बल्ब्स, out of 30 bulbs 6 bulbs are defective, 6 bulbs are defective है। तो अगर 6 बल्ब डिफेक्टिव है तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी सपोज करो P ऑफ D प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव बल्ब निकालने की, तो टोटल 30 बल्ब है, उसमें से डिफेक्टिव बल्ब कितने 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, यानी डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। तो अगर मैं इसका अपोजिट बोलूँ, सपोज करो इसका कॉम्प्लीमेंट बोलूँ, इसका उल्टा कि ये डिफेक्टिव है, तो नई प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। देखो 30 है, डिफेक्टिव नहीं है मतलब डिफेक्टिव बल्ब चूज ही नहीं होना चाहिए। डिफेक्टिव बल्ब कब चूज नहीं होगा, जब आप 30 बल्ब के लॉट में से जो डिफेक्टिव बल्ब है उसको निकाल दो। तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 6 है, उसको निकाल दो। तो 30 में से अगर 6 को निकाल दो तो कितना बचेगा 24 बचेगा। तो ये हो जाएगा 6 4 एंड 6 5। इतना समझ गए पहले तो ये, ठीक है। अब x क्या डिनोट करता है वो देखो, x डिनोट करता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्टेड, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स सिलेक्टेड। डिफेक्टिव बल्ब्स का सिलेक्ट होना x डिनोट करता है कि x ये डिनोट करता है। अब यानी कि x की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है बोलो, आपको कितने बल्ब चूज करने हैं। उसने कहा है कि आपको 4 बल्ब चूज करने हैं, ठीक है, 4 बल्ब लेना है। तो या तो डिफेक्टिव बल्ब एक भी नहीं होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, या तो फिर वो तीनों बल्ब डिफेक्टिव होंगे, तो चारों क्या होंगे डिफेक्टिव होंगे। और यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, उनकी प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। पीछे आंसर जो दिया हुआ है वो रॉन्ग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये अगर एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है तो चारों बल्ब क्या होंगे, चारों बल्ब आपको अच्छे मिलेंगे। और नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5, यानी कि पहला बल्ब आने का, यानी कि पहला बल्ब नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4/5। दूसरा बल्ब भी चूज करना ही है, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 11th में हमने किया था। और फिर यहाँ पर भी क्या आएगा 4/5 और यहाँ पर भी क्या आएगा 4/5। तो इसको मिटाकर मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 4/, ये लाइन से मैच होना चाहिए, ये वाली नीचे है 4/5 द होल रेज़ टू 4 आ जाएगा, क्योंकि हर बल्ब की प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की जिसमें डिफेक्टिव बल्ब है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ गए। अब आते हैं एक बल्ब डिफेक्टिव होना, कोई एक बल्ब डिफेक्टिव होगा। आप कितने बल्ब चूज कर रहे हो बताओ, 4 बल्ब चूज कर रहे हो, यानी कि कोई 4 में से एक बल्ब डिफेक्टिव आएगा। और बल्ब की डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/5। अब जरा ध्यान से देखो, 4 बल्ब चूज करना है बराबर, 4 बल्ब है, 4 बल्ब ले लें। डिफेक्टिव कौन सा बल्ब निकलेगा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या चौथा वाला, नहीं पता। तो उसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिया हुआ है।
यानी कि हमको ये भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि डिफेक्टिव बल्ब कौन सी पोजीशन पर सिलेक्ट हो सकता है, चाहे फर्स्ट पे ही हो जाए सिलेक्ट। यानी डिफेक्टिव बल्ब को यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। अगर एक डिफेक्टिव बल्ब है तो यानी उसके रखने के तरीके कितने, 4 तरीके हैं। तो उसको कॉम्बिनेशन की भाषा में क्या लिखते हैं, 4C1 लिखा जाता है बेटा। क्या लिखा जाता है, 4C1 लिखा जाता है। यानी कि 4 में से पहले तो कोई एक डिफेक्टिव बल्ब आना ही है, तो वो एक हो गया कि उसके 4 में से कोई एक डिफेक्टिव बल्ब ले लिया। अब वो ले लिया तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5 है। तो वो एक बल्ब तो रखा दिया आपने उस जगह पर। अब बचे कितने, 3 बल्ब बचे। अब तीनों बल्ब अच्छे हैं क्योंकि हमने एक ही डिफेक्टिव लिया, तो 3 बल्ब अच्छे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/5। और ये 3 बार होगा तो रेज़ टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 4C1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। होप्स ऑफ फैक्टोरियल सॉल्व करने आता होगा, नहीं आता होगा तो बोल देना, एक छोटा सा वीडियो फैक्टोरियल पे बनाकर बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना होगा, 1/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/5 दी होल रेज़ टू 3। पीछे से आंसर मैच नहीं होगा आपका। सेकेंड वाले के लिए बताओ क्या होगा। सेकेंड वाले के लिए अब आपको 2 बल्ब सिलेक्ट करने हैं। अब 2 बल्ब कब सिलेक्ट होंगे तो वो भी तो लेना पड़ेगा ना, तो उनकी पोजीशन कैसे सिलेक्ट करेंगे, 4C2 से सिलेक्ट होगा। 2 बल्ब सिलेक्ट किए, जब यहाँ पर एक बल्ब सिलेक्ट किए तो रेज़ टू 1 था, तो यहाँ पर 2 डिफेक्टिव बल्ब होंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर रेज़ टू 2। और 2 नॉन डिफेक्टिव होंगे तो 4/5 रेज़ टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना खुद से। तीसरे पर आते हैं। अब जैसे कि वहाँ पर देख लिए तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा 4C3 हो जाएगा। 3 डिफेक्टिव बल्ब ले तो क्या हो जाएगा, 1/5 रेज़ टू 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4/5 रेज़ टू 1 हो जाएगा। अगर चारों बल्ब डिफेक्टिव हो गए तो 4C4 लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 बल्ब है, चारों बल्ब को रखने का तरीका क्या होगा, कहीं पर भी रख लो, चारों डिफेक्टिव, एक ही तरीका होगा। इसलिए 4C4 का आंसर भी क्या आता है, 1 ही आता है। इंटू 4 डिफेक्टिव बल्ब है तो 1/5 रेज़ टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका तो कुछ आएगा ही नहीं, इसका रेज़ टू 0 हो जाएगा। ये एक तरह से बाइनोमियल की झलक भी है। तो होपफुली ये भी प्रॉब्लम आपको समझने आया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछना। टेक्स्ट बुक से आंसर आपका मैच नहीं करेगा, याद रखो, ये आंसर आपको टेक्स्ट बुक से मैच करता हुआ नहीं मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर डाउट है सी निकालने में या समझने नहीं आया कैसे हो, तो हमें वो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको फिर से बता दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये देखो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कह रहा है कि काफी अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अ कॉइन इज अ बायस्ड कॉइन। अच्छा, ये 2 शब्द का मतलब पता होना चाहिए। एक होता है बायस्ड और एक होता है अनबायस्ड। हम जो कॉइन उड़ाते हैं उसमें हेड और टेल होता है। क्या किसके ज्यादा चांसेस है, हेड आने के या टेल आने के? आप बोलेंगे सर दोनों के 50-50 चांसेस है। शोले पिक्चर देखिए, उस शोले पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो अमिताभ बच्चन हमेशा एक बार कॉइन हमेशा पूरी पिक्चर में वो कॉइन उड़ाते हैं, और जब भी कॉइन उड़ाते हैं तो उन्हें पता होता है कि क्या आने वाला है। तो वो एक्चुअली अमिताभ बच्चन के पास जो कॉइन है ना शोले फिल्म में, वो बायस्ड कॉइन है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी कॉइन पर उसका एक पॉइंट पर कहीं पर ज़्यादा वेट कर देते ना, तो ग्रेविटी की वजह से वही वजन वाला जो हिस्सा होगा ना, जो हिस्सा जो हैवियर होगा वही मतलब गिरेगा नीचे, और एक तरह से आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि टॉस का रिजल्ट क्या आएगा। तो वैसे कॉइन्स कैसे कॉइन्स होते हैं, वो कॉइन आपके होते हैं बायस्ड और एक होता है अनबायस्ड। तो हमारे केस में इस बार हमको अनबायस्ड कॉइन नहीं मिला है, बायस्ड कॉइन मिला है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, डाई जब भी थ्रो करते हैं तो क्वेश्चन में लिखा जाता है अ फेयर डाई इज थ्रोन। फेयर का मतलब गोरा नहीं होता है यहाँ पर। वो फेयर का मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि फेयर का मतलब क्या होता है। तो अ कॉइन इज टॉस्ड so that the head is 3 times as likely to occur as tail। ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड 3 बार आ सकता है एज कम्पेयर टू टेल। मतलब इसको एलॉबरेट करते हैं थोड़ी देर में आगे। इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अगर उस कॉइन को कितनी बार टॉस किया है, 2 बार टॉस किया हमने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका पता लगाना है, नंबर ऑफ टेल्स का हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाना है। तो इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करके देखो, अगर कुछ समझना है तो। अगर उस कॉइन को हम 4 बार टॉस करेंगे तो 4 बार टॉस करने में हमको 3 बार क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, और 1 बार क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। इतनी बात समझ रहे हो? तो अगर मैं लिख सकता हूँ, इफ
the biased coin is tossed 4 times, it implies probability of getting head क्या होगा? probability of getting head होगा 3/4, 4 में से 3 बार, and probability of getting tail क्या होगा? 1/4. बराबर, इतना समझे? अब ऐसे 2 कॉइन को टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. अगर 2 कॉइन को टॉस किया गया है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 2 कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा. ये आप समझ रहे? अच्छा, अब आपको ये अगर समझने आ गया तो आपको क्या निकालना है? x क्या है? x आपका है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. आपको ये निकालना है, सॉरी यहाँ पर था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स. नंबर ऑफ टेल्स का आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. बराबर, नंबर ऑफ टेल्स का निकालना है तो टेल कितने होंगे? या तो 0 टाइम्स आएंगे, या तो 1 टाइम आएंगे, या तो 2 टाइम आएंगे. बराबर, ठीक है. तो आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका निकालना है. तो अगर इसको निकालने जाएंगे हम तो सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो कि अगर 0 टाइम्स टेल आता है तो क्या होता है. 0 टाइम्स टेल कितनी बार होगा? ये देखो, 0 टाइम्स टेल होगा, ये 4 है तो ये 1/4 होगा, है ना. बट इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा निकलेगा बेटा. हेड आने का कितना है? 3/4 है. तो 2 बार हेड है ना यहाँ पर. जब एक आपने क्या किया, 0 बार टेल यानी कि 2 बार हेड हुआ, तो ये क्या होगा? 3/4 इंटू 3/4 होगा या नहीं होगा? बराबर. अब एक वाले देखो कितने, एक वाले कौन कौन से वो देखो. हाँ, एक वाले के लिए देखोगे तो एक वाले में ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो इसमें तो 2 आ रहा है, 2/4 आ रहा है. तो हेड टेल और टेल हेड आ रहा है. तो अगर हेड टेल आता है तो हेड आने का 3/4 था, टेल आने का कितना था? 1/4 था. या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा. बीच में प्लस और मल्टीप्लिकेशन 11 में पढ़ा है कि कब आता है. अगर दोनों इवेंट कंपल्सन है, जैसे हेड के बाद यहाँ टेल आना ही था तो मल्टीप्लिकेशन था, और यहाँ टेल के बाद हेड आना है तो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा. पर इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसीलिए बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा. यहाँ पर टेल क्या है? टेल का कितना था? 1/4 और हेड का कितना था? 3/4. इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं हम. यहाँ पर कितना था? एक बार टेल यानी कि 1/4. दोनों टेल है तो यानी दोनों टेल के लिए क्या आएगा? देखो इसका यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दोनों टेल है तो दोनों टेल के लिए क्या आएगा? 1/4 इंटू 1/4. तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो ये प्रोबेबिलिटी x क्या हो जाएगा हमारा? प्रोबेबिलिटी x हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पर 4 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे x इज इक्वल टू 0 के लिए आ रहा था हमारा 3/4. कैसे लिख लेते हैं? 3/4 दी होल स्क्वायर आ जाएगा इसके लिए, पहले के लिए. दूसरे के लिए हमारा क्या आ जाएगा? देखो दूसरे के लिए 3 1 जा 3, 4 4 जा 16 हो जाता है. तो ये 3/16 होगा, कैलकुलेशन देख लो. और ये 3 1 जा 3/16 हो गए, ठीक है. तो ये 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो ये 6/16 आ जाएगा. सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3/8 हो जाएगा. और यहाँ पर क्या होगा? 1/16 आ जाएगा. 1 1 जा और 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा. तो फुल ये पार्ट भी समझा होगा आपको, यहाँ पर इतना पार्ट, ठीक है. तो यानी कि अगर आपको ये लाना था, 0 पर देखना था तो 1/4 आया, और इस 1/4 को हमने कहाँ से लिया? इससे रिलेट किया, याद रखना. हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली. फिर ये अगर 2 बार थे तो हेड टेल या टेल हेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालो और ये यहाँ निकालो. अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 8, जो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए. ये आखिरी क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, वो ये कह रहा है कि एक रैंडम वेरिएबल x और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा आपको दिया हुआ है वहाँ पर, ठीक है. आपको पहले तो k फाइंड आउट करना है. ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. जब भी k फाइंड आउट करने के लिए आया तो याद रखना सारे वैल्यूज को ऐड करना है और इज इक्वल टू 1 लिखना है और फिर k निकालना है. क्लासिक सम एग्जाम में आता है. तो मैं डायरेक्टली इसको शुरू करता हूँ. हमें प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 से लेकर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 7 तक को प्लस करना है, और इसको किससे इक्वेट करना है? 1 से इक्वेट करना है, ठीक है. इसको अगर ओरली ऐड कर लो तो ओरली ऐड करो तो देखो कितना है. पहला वाला तो 0 है,
फिर k 2k कितना हो गया 5k, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8k हो गया। अब आगे 2k और 1k तो कितना हो गया 9k हो गया। ठीक है, फिर से देख लेता हूँ, वहाँ पर मैं 5 हो गया, 8 हो गया और एक 9, हाँ बराबर। और यहाँ पर k स्क्वायर 2k स्क्वायर और k स्क्वायर कितना होगा 10k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को कितना होगा 1 होगा। देख लेना, खाली मैंने ऐड किया उसको नीचे के वैल्यू को। इसको अरेंज कर लो तो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा तो 10 1 जा 10 ले लेंगे तो 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10k यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा k प्लस 1 बच जाएगा। माइनस 1 यहाँ से कॉमन आएगा तो k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये हो जाएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। k का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा -1 और k का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/10। k का वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि प्रोबेबिलिटी आ रही है वहाँ पर, तो ये वैल्यू नहीं होगा। तो आपका वैल्यू कौन सा होगा, k का वैल्यू कितना होगा 1/10। k का वैल्यू मिल गया आपको 1/10। k का वैल्यू मिलने के बाद अब आपको उसमें सेकेंड पार्ट निकालना है। आपको बोला गया है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3 निकालो। k का वैल्यू 1/10 याद रखना, 1/10 है। x ग्रेटर देन 3 मतलब क्या, सॉरी x लेस देन 3 निकालना है। तो सेकंड वाले में प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 निकालना है। तो x लेस देन 3 कैसे निकालेंगे बताओ, x इज इक्वल टू 0 1 एंड 2 इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पर क्या थी 0 की प्रोबेबिलिटी, तो 0 आएगा। फिर k थी और 2k थी वहाँ पर, तो मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा। और k का वैल्यू क्या था 1/10 था, तो ये कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा ये वैल्यू। समझ में आया होगा ये। लास्ट है x ग्रेटर देन 4। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 कैसे निकालेंगे बताओ। x ग्रेटर देन 4 निकालने के लिए 5 6 7 को ऐड करो, काफ़ी सिंपल है। x ग्रेटर देन 4 यानी कि x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 7। ये तीनों को डायरेक्टली ऐड कर लो पहले k के फॉर्म में। x इक्वल्स टू 5 पे k स्क्वायर 2k स्क्वायर यानी 10k स्क्वायर हो जाएगा। 10k स्क्वायर प्लस k है। अब k का वैल्यू लिख दो यहाँ पर, k का वैल्यू 1/10 था तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 1/100 होगा। यहाँ पर 1/10 होगा, ये 0 कैंसिल, 1/10 प्लस 1/10 है, ये कितना हो जाएगा 2/10 हो जाएगा। 2/10 को अगर सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। होपफुल ये समझने आया होगा। ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम के